बिहार, जहां दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बना। बिहार, जहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। वो राज्य जहां दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा स्वरूप में आई। आज दुनिया जिस कूटनीति की बात करती है, बिहार के चाणक्य ने वो नीति दुनिया को सिखाई। सर्जरी का ज्ञान दुनिया को देने वाले सुश्रुत जहां पैदा हुए। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। वो बिहार जो कभी स्वर्णिम भारत का गढ़ हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हुआ जो वही बिहार भारत का सबसे गरीब प्रदेश बन गया, जहां की शिक्षा आज अपने निम्न स्तर को छूने लगी है। क्राइम रेट से लेकर महिला असुरक्षा, आज बिहार वो प्रदेश बन चुका है जो हर बुरे काम और नेगेटिव चीजों के लिए जाना जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक तरफ जहां भारत देश की हर छोटी बड़ी स्टेट ग्रो कर रही है, जैसे दक्षिण में कर्नाटका, उत्तर में उत्तर प्रदेश, केंद्र में मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत में असम, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार है जिसका ग्रोथ रेट ना के बराबर है। सच पूछिए तो इसके कई कारण हैं और अब इस एक सवाल के कई जवाब भी। सच पूछिए तो बिहार की बर्बादी अंग्रेजों के जमाने में ही शुरू हो गई थी, जहां अंग्रेज सरकार देश के अन्य राज्यों से इतर बिहार में फिक्स टैक्स वसूला करती थी, जिसे हम फिक्स्ड लगान भी कहते हैं। बिहार में जमींदारी सिस्टम लागू था, जिसके तहत बिहारी किसान को टैक्स के रूप में हर साल अपनी फसल देनी पड़ती थी, फिर चाहे उसकी पैदावार हो या ना हो, जबकि देश के अन्य राज्यों में ऐसा नहीं था। ऊपर से बिहार में हर साल बाढ़ भी आती थी। यही कारण रहा कि बिहार आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाता रहा और धीरे धीरे ये इसकी किस्मत ही बन गई। हैरत की बात तो ये है कि समय के साथ देश का शासन बदला और अंग्रेजों के चुंगल से देश भी आजाद हो गया, लेकिन इसके बाद भी बिहार की बदहाली में कोई सुधार नहीं आया। और वो इसलिए क्योंकि पिछले 75 वर्षों से बिहार में राजनीतिक उठापटक लगी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि आजादी के बाद से इस राज्य में 23 मुख्यमंत्रियों का शासन रहा है, जो ये सिद्ध करता है कि किस तरह ये राज्य हमेशा राजनीति के चक्रव्यूह में फंस कर रह गया। हालांकि इन सभी नेताओं की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता। जिससे जितना हुआ उसने बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन अफसोस कि ये योगदान आंकड़ों में कभी नहीं बदल पाया। आज अगर बिहार के अतीत में झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि आज का जो बिहार है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार दो ही नेता हैं। पहले नंबर पर आते हैं श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्होंने बिहार की नींव डाली। एस.के. सिन्हा बिहार के पहले सीएम थे, जिनका कार्यकाल साल 1946 से लेकर 1961 तक चला। कहते हैं कि श्री बाबू बिहार को पहले दिन से विकास के पथ पर ले जाना चाहते थे, इसीलिए 15 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने बिहार में नई नई इंडस्ट्रीज लगवाई, एक से बढ़कर एक हाईवे, कॉरिडोर बनवाए, बिहार की जातियों में आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि आजादी के 20 वर्षों तक बिहार एक समृद्ध प्रदेश की राह पर चलता रहा, लेकिन मात्र 2 दशकों में ही इसकी बुरी किस्मत ने फिर एक बार इसका दामन थाम लिया, जब केंद्र में बैठी सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जैसी कई योजनाएं देश के सामने रखी। इन योजनाओं से अन्य प्रदेशों को तो काफी लाभ हुआ, लेकिन बिहार जो एक लैंडलॉक्ड स्टेट था, उसे एक गहरी चोट पहुंची। दरअसल इस योजना के तहत देश भर में जितने भी नए व्यवसाय लगे वो सभी समुद्री तटों पर लगने लगे, जिससे समुद्री प्रदेशों को फायदा पहुंचा और बिहार को उतना ही नुकसान। अब यहाँ नए व्यवसाय लगने बंद हो गए और धीरे धीरे पुराने भी नुकसान में चलते हुए बंद हो गए। इसका एक उदाहरण आप यहाँ मौजूद चीनी मिलों के रूप में ही देख सकते हैं। 1947 से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग 10 चीनी मिलें ही ठीक हैं। उसका भी स्वामित्व सरकार के पास नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के पास है। आजादी के समय जहां बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन में 40% का योगदान करता था, अब ये घटकर बमुश्किल 4% रह गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1960 में जहां बिहार और महाराष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय में 2 गुने का अंतर था, वो साल 2020 आते आते बढ़कर करीब 8 गुना हो गया। यानी अगर आज एक बिहार में रहते हुए 100 रुपए का कर रहा है काम,
तो बंबई में रहने वाला व्यक्ति 800 रुपए कमा रहा है। इसी तरह यहाँ की राइस मिलों का भी यही हाल है। आज भी सैकड़ों ऐसी मिलें बिहार की धरती पर मौजूद है जो कभी बिहार को विकास के पथ पर लेकर चला करती थी, लेकिन सरकार की गैर जिम्मेदाराना सोच ने उन्हें बंद होने पर मजबूर कर दिया। अब जब यहाँ उद्योग ही बंद होने लगे तो साल 1990 के बाद से बिहार में पलायन करने का रेट भी तेजी से बढ़ता गया, और जो भी एक बार बिहार से निकला वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। चूंकि जिन लोगों को बाहर रहते हुए थोड़ी बहुत सी सहूलियत मिली, वे लोग वहीं बसते चले गए। आज देश के जितने भी बड़े शहर हैं, वहां आपको कोई मिले या न मिले, एक बिहारी जरूर मिलेगा। बिहार की बदहाली का एक उदाहरण हमें 90 के दशक से भी मिलता है। साल 1990 के बाद से बिहार सामंतवाद और समाजवाद के बीच भी पिसता रहा। कहा जाता है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, जो समाजवाद का नारा देकर सत्ता में आए, उन्होंने इसे मजबूत करने के चक्कर में उद्योगों को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं उद्योग और सुशासन के नाम पर चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार भी बिहार का खास भला नहीं कर पाए, बल्कि एक जिला और एक जात के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। जी हां, लालू प्रसाद यादव वही नेता हैं जिन्होंने बिहार राज्य पर गाहे बगाहे करीब 40 वर्षों तक राज किया है। इसीलिए आज बिहार की जो भी स्थिति है, उसका दूसरा और अहम कारण यही नेता है, जिन्हें सामाजिक नेता के रूप में तो बहुत ख्याति मिली, लेकिन बात जब बिहार के विकास की आती है तो लालू यादव को एक विलन के रूप में देखा जाता है, जिसने प्रदेश के विकास के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया। इसी के चलते बिहार बदहाल होता चला गया। लालू यादव, जिनके ऊपर दो सबसे बड़े आरोप हमेशा से लगते रहे, वो थे घोटालाबाजी और जंगल राज, जिसने बिहार को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने चारा घोटाला के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि इस घोटाले के तहत लालू यादव ने 900 करोड़ रुपए की हेराफेरी करी, जो बिहार की जनता का पैसा था। ऐसे कई केस हैं जिनकी जांच आज भी चल रही है। वहीं बात करें जंगल राज की, तो लालू यादव जब साल 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो कहा जाता था कि उनकी सरकार वो खुद नहीं बल्कि गुंडे चलाया करते थे, और इस गुंडा राज में सबसे बड़े गुंडे थे उनके खुद के साले साधु यादव और सुभाष यादव। इसी के चलते लालू यादव उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेते थे, जिससे ये साबित होता है कि बिहार में जो भी जंगल राज फला फूला, उसमें कहीं न कहीं लालू यादव की भी एक भूमिका रही। केवल इतना ही नहीं, भारत की कई बड़ी दवा कंपनियों के मालिक बिहार से हैं। उनमें से एक एरिस्टो दवा कंपनी के मालिक किंग महेंद्र, जो नीतीश कुमार के काफी खास भी माने जाते हैं। चुनाव के समय वे चंदे के रूप में उनकी काफी मदद भी करते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का खास होते हुए भी महेंद्र जी ने बिहार में औद्योगिक पारी खेलने का कोई मन नहीं बनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भी सरकार बदलेगी, उनका व्यापार इसकी बलि चढ़ सकता है। दोस्तों, ये तो बिजनेस जायंट्स हैं जो बिहार में ना सही तो देश में कहीं भी अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मिट्टी, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे बिहार के सहरसा जिले के अतुल अमित, जो कभी अमेरिकन कंसल्टिंग एजेंसी EY में काम किया करते थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि वो अपनी खुद की कंपनी खोलें और उसे बिहार की धरती पर स्थापित करें, जिसके लिए उन्होंने बिहार के भागलपुर शहर में जमीन भी ले ली। आंकड़ों के झरोकों से देखें तो पता चलता है कि लालू यादव बिहार के वो मुख्यमंत्री जिनके राज में बिहार की प्रोडक्टिविटी सबसे कम रही। जबकि बात करें बिहार की, तो यहाँ प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई भी जमीन खरीदना आज तक की सबसे आसान नहीं है। जबकि बात करें बिहार की, तो यहाँ प्राइवेट कंपनीज के लिए कोई भी जमीन खरीदना आज तक भी आसान नहीं है। ऐसे में अगर सरकार इसे थोड़ा भी आसान कर दे तो वो दिन अब दूर नहीं जब बिहार में उद्योगों की लाइन लगी होगी। कहने का मतलब यह है कि बिहार को चलाने वाले अपने प्रदेश की जैसी छवि बनाएंगे, इसका विकास भी वैसा ही होगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसे अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।